गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चों। आज हम लोग अपने संगीत गायन में राग केदार करेंगे बच्चों। ठीक है, कल नहीं उसके पहले, है ना, पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने राग जौनपुरी किया था, है ना। आज हम लोग राग केदार करेंगे। जैसा कि मैं हर बार आपको बताती आई हूँ कि राग का परिचय करने के पहले हम लोग को उसका दोहा करना होता है। ठीक है, तो आपकी किताब में दोहा लिखा हुआ है। जो भी दोहा आपको सरल लगे आप उसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। ठीक है, दो किताबें हैं आपके पास, दोनों में दोहे हैं। जो आपको सरल लगे उसको आप करेंगे। जैसे कि दो मध्यम अरु शुद्ध स्वर मानत ठाट कल्याण, सामावादी समवादी से राग केदार बखान। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि दोहे से हमें राग का परिचय बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। अब इस दोहे में जैसे कि बताया गया है कि दो मध्यम अरु शुद्ध स्वर, यानी कि इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है और बाकी सब स्वर शुद्ध होते हैं। और ये ठाट कल्याण से मानी गई है और इसमें सा वादी और माँ समवादी है। ठीक है, और इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना गया है। ठीक है, तो ये परिचय आपको दोहे से मालूम पड़ जाता है, इसलिए दोहा आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे। मैं हर बार आपको बताती जा रही हूँ, तो कोई गलती मत करिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप राग केदार को लिखेंगे। पहले दोहा लिखेंगे उसका। ठीक है, जो भी दोहा आपको सरल लगे, चाहे राग परिचय का, चाहे हमारा संगीत की किताब का। ठीक है, दोनों में देखिए ये दोहा दिया हुआ है, ये इसमें दिया है हमारा संगीत में, और ये है आपका राग परिचय, इसमें भी ये दोहा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहले दोहा लिखेंगी, फिर जैसे कि इस किताब में दिया हुआ है ठाट कल्याण, स्वर दोनों माँ, जाति औडव शाडव, वर्जित स्वर रे गा तथा गा, और वादी माँ है, संवादी सा है, समय है गाने का रात्रि का प्रथम प्रहर, है ना। इस तरीके से आप दे सकते हो, नहीं तो इस तरीके से देने के बाद आपको संक्षिप्त परिचय भी लिखना है। इस तरीके से जैसे इस किताब में दिया हुआ है कि ये राग जो है कल्याण ठाट से मानी गई है, इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया गया है और बाकी सब स्वर शुद्ध लगे हैं, और वादी माँ है, संवादी सा है, आरोह में रे और गा वर्जित है और अवरोह में गा स्वर वर्जित है। आरोह में तो रे और गा है और अवरोह में केवल गा स्वर वर्जित है, इसलिए इसकी जाति क्या हो गई, ऑडव शाडव। क्योंकि आरोह में दो स्वर वर्जित है, इसलिए आरोह में केवल 5 स्वर लगे हैं, और अवरोह में 1 स्वर वर्जित है, इसलिए अवरोह में 6 स्वर लगे हैं, इसलिए इसकी जाति क्या हो गई, ऑडव शाडव। और इसके गाने का समय क्या है, रात्रि का प्रथम प्रहर। इस तरीके से परिचय लिखने के बाद आपको फिर इसका आरोह अवरोह और पकड़ लिखना है, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है। आप उसको लिखोगे और इस तरीके से अपनी फाइल पेपर में आप लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आप अपने प्रैक्टिकल रजिस्टर में भी लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका वीडियो भेज रही हूँ। आप इसका जो छोटा ख्याल है उसकी बंदिश और उसकी स्वरलिपि आप लिखोगे। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा और इसको लिखिएगा कॉपी में अपने। फिर उसके छोटे ख्याल की जो बंदिश है उसके बोल लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आप इसके आलाप और तान लिखेंगे। ठीक है, तो इतना काम आपको अपने प्रैक्टिकल रजिस्टर और प्रैक्टिकल फाइल पेपर में ये आपको करना है। ठीक है, फिर ये तो था आपका राग केदार, है ना।
इसको आपको याद भी करना है, दोहे के साथ इसका परिचय भी आपको याद करना है। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पे भी आते हैं। थ्योरी में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों निबद्ध गान और अनिबद्ध गान क्या होता है ना। निबद्ध गान और अनिबद्ध गान आपकी किताब में दिया हुआ है, पेज खोलिए, पेज नंबर है 146, ठीक है। निबद्ध गान और अनिबद्ध गान किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो आप मार्गी और देशी संगीत ये क्या है ना, इसको पहले आप समझिए, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तभी आप निबद्ध गान और अनिबद्ध गान को जान पाएंगे। तो मार्गी और देशी संगीत जो है वो गीत के दो प्रकार हैं, ठीक है, जिसे संगीत का प्रयोग गांधर्व लोग किया करते थे। गांधर्व गीत कहलाता है, ठीक है, और इसे मार्गी संगीत भी कहा गया है ना। तो जिसमें कि कठोर नियमों का पालन आवश्यक था। इस संगीत की रचना हमारे संगीतज्ञ करते आए हैं और जिसका प्रयोग समाज में मनोरंजन हेतु हुआ करता है, गान कहलाता है। तो ये आप निकालिए, गीत के दो प्रकार बताए गए हैं, गांधर्व और गान। जिस संगीत का प्रयोग गांधर्व लोग किया करते थे वो गांधर्व गीत कहलाता है, और जिसे मार्गी संगीत भी कहा गया है, ठीक है, और जिसमें कि कठोर नियमों का पालन आवश्यक बताया गया है ना। और इस संगीत की रचना हमारे संगीतज्ञ करते आए हैं, जिसका कि प्रयोग समाज में मनोरंजन हेतु हुआ करता है, ठीक है। फिर एक संगीत ऐसा जो कि हमारा मनोरंजन करता है, जन रुचि के अनुसार समय समय पर बदलता रहा है, और वो गान कहलाता है। गान को देशी संगीत भी कहा गया है। और देशी संगीत के मुख्य दो भेद होते हैं बच्चों, एक होता है निबद्ध गान और दूसरा अनिबद्ध गान। जो ये निबद्ध गान और अनिबद्ध गान जो है वो देशी संगीत के दो भेद हैं, ठीक है। और जिसमें कि वो संगीत सामग्री जो तालबद्ध होती है, ताल में बंधी हुई होती है, उसे हम निबद्ध गान कहते हैं। जैसे कि ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा है, ये जो गीत के प्रकार हैं ये सब निबद्ध गान कहलाते हैं, क्योंकि ये एक ताल में बंधे हुए होते हैं। और अनिबद्ध गान संगीत की वो सामग्री जो ताल में बंधी हुई नहीं होती है, वो केवल स्वरबद्ध होती है, यानी कि केवल स्वर में बंधी हुई होती है, उसे हम अनिबद्ध गान कहते हैं। जैसे कि आलाप का प्रयोग जो हम लोग गीत में करते हैं, चाहे वो गीत के पहले हो चाहे वो गीत के बीच में हो, ठीक है। तो जो आलाप हम लोग प्रयोग करते हैं वो स्वर में बंधा होता है और वो अनिबद्ध गान कहलाता है बच्चों। और ये अनिबद्ध गान जो है ये 4 प्रकार के माने गए हैं: रागालाप, रूपकालाप, आलप्ति गान और स्वस्थान नियम का आलाप। ये 4 किस्म के आलाप माने गए हैं जो कि अनिबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। तो निबद्ध गान और अनिबद्ध गान का अर्थ ये है।
निबद्ध गान और अनिबद्ध गान जो है वो देशी संगीत के दो भेद हैं। और निबद्ध गान संगीत की वो सामग्री है जो कि तालबद्ध होती है, और अनिबद्ध गान संगीत की वो सामग्री है जो कि ताल में बंधी हुई नहीं होती है, केवल स्वरबद्ध होती है। तो ये आपका निबद्ध गान और अनिबद्ध गान हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं तिरोभाव और आविर्भाव पर, है ना। तिरोभाव और आविर्भाव क्या है? पेज में निकाल लीजिए अपनी किताब में 169 पेज। संगीत का मुख्य उद्देश्य रंजकता है, यानी कि मनोरंजन करना, ठीक है। अतः एक ओर जहाँ राग के नियमों का पालन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य माना गया है, वहीं दूसरी ओर अगर मधुरता में वृद्धि होती है तो राग के नियमों में शिथिलता भी स्वीकार की गई है। कभी कभी मूल राग के स्वरूप को थोड़ा सा छिपा देने से अथवा उसके समप्रकृति राग की छाया लाने से राग की कर्णप्रियता बढ़ जाती है। यानी कि जो मूल राग है उसमें हम उसकी समप्रकृति राग की छाया को जब हम लाते हैं गायन के रूप में, तो राग में क्या हो जाती है, उसकी कर्णप्रियता बढ़ जाती है। और इसी कर्णप्रियता को हम संगीत में तिरोभाव कहते हैं। तिरोभाव के बाद जब पुनः हम मूल राग में आ जाते हैं, यानी कि जो राग हम गा रहे होते हैं, तो उसे हम आविर्भाव कहते हैं। समझ में आया? जब हम वापस से अपने मूल राग पर आते हैं तो उसको हम आविर्भाव कहते हैं। तिरोभाव कहते हैं किसको? जब हम मूल राग को गाते गाते उसी की समप्रकृति राग की छाया उसमें जब हम दिखाते हैं तो वो तिरोभाव कहलाता है। लेकिन जब हम वापस से अपने मूल राग में आ जाते हैं तो वो आविर्भाव कहलाता है। इस तरह से पहले तिरोभाव दिखाया जाता है और बाद में आविर्भाव। अतः तिरोभाव और आविर्भाव कहा जाना चाहिए, ना कि आविर्भाव और तिरोभाव। ठीक है ना? क्या कहते हैं हम लोग को? क्या कहना है? आविर्भाव तिरोभाव नहीं कहना है। क्या कहना है? तिरोभाव आविर्भाव, क्योंकि हम पहले तिरोभाव करते हैं, अपने मूल राग को गाते गाते उसमें उसकी समप्रकृति राग की छाया को दिखाते हैं और फिर से वापस हम मूल राग पर आते हैं। इसलिए पहले हम तिरोभाव करते हैं और तब आविर्भाव करते हैं। तो इसलिए हमें क्या बोलना है? तिरोभाव आविर्भाव, ना कि आविर्भाव तिरोभाव। अब इस क्रिया को निम्न परिस्थितियों में दिखाया जाता है बच्चों। ठीक है, ये जो तिरोभाव की क्रिया है वो हम निम्न परिस्थितियों में दिखाते हैं। इसकी 3 परिस्थितियां हैं। पहली वो है कि जब मूल राग का स्वरूप ठीक प्रकार से स्थापित हो जाए। मूल राग यानी कि जो राग हम गा रहे हैं, नहीं तो सुनने वालों को कभी कुछ राग और कभी दूसरी राग मालूम पड़ेगी। हमें तिरोभाव की क्रिया तभी करनी चाहिए जब हम मूल राग का स्वरूप ठीक प्रकार से बैठा लें, स्थापित कर लें। फिर तिरोभाव आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य राग की मधुरता में वृद्धि है। केवल इसलिए तिरोभाव नहीं करना चाहिए कि वो इसे करने में समर्थ है। अतः तिरोभाव उसी समय करना चाहिए जबकि राग की मधुरता बढ़े। यानी कि हम अपनी सामर्थ्य को हमें नहीं दिखाना है, बल्कि राग की मधुरता को दिखाना है, जिससे कि
तिरोभाव हम तब करें जब राग की मधुरता उससे बढ़े। तीसरी बात, तिरोभाव कम से कम समय के लिए दिखाया जाना चाहिए। अधिक समय तक करने से मूल राग को क्या होता है, क्षति पहुंचती है, यानी कि उसका नुकसान होता है। तो हमें तिरोभाव कम समय के लिए करना है, अधिक समय तक तिरोभाव की क्रिया को नहीं दिखाना है। उससे क्या होता है, जो हम मूल राग गा रहे हैं उसका नुकसान होता है, उसकी क्षति होती है। तो ये परिस्थिति है जिसका कि हमें तिरोभाव आविर्भाव करने के समय ध्यान रखना है। तो आज आपने निबद्ध गान और अनिबद्ध गान और तिरोभाव और आविर्भाव के बारे में पढ़ा। इसको आप अपनी कॉपी में आज की डेट डाल करके और इसको लिखना है और याद भी करना है। प्रैक्टिकल में आपको राग केदार लिखना है और उसको भी याद करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।